नमस्कार। कलाकारों की दुनिया स्टूडियो खैरागढ़ से मैं सावन सोनी आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, दुआ सलाम करता हूं। आज 17 जनवरी का दिन है। आज का दिन है शुक्रवार। आज हमारा यह कार्यक्रम खैरागढ़ के रत्न आने का दिन होता है और उसी कार्यक्रम को लेकर हम लोग पुनः आप सभी के बीच प्रस्तुत हैं। कलाकारों की दुनिया स्टूडियो, सारा हमारा टीम। जितने दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, आपसे एक छोटा सा आग्रह मैं करूं, इस प्रसारण को आप शेयर कर सकते हैं और अपना कुछ सुझाव, कुछ आशीर्वचन, आपके जो भी आपके विचार हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत जैसी हमारी परंपरा रही है, हमारी संस्था कलाकारों की दुनिया स्टूडियो का जो कुल गीत हमने निर्धारित किया है, हमने आत्मसात किया है। छत्तीसगढ़ी पारंपरिक गीतों की श्रृंखला में एक गीत हमें ऐसा मिलता है जो हमारी इस कार्यक्रम की सारी भूमिकाओं को सच करता हुआ नज़र आता है। हमने उस गीत को अपने कुल गीत के रूप में आत्मसात किया है, स्वीकार किया है। उसी गीत की प्रस्तुति से आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। उसके बाद मैं आपको आज के हमारे अतिथि से भेंट करवाऊंगा। चलिए, कुल गीत मैं अपने सहयोगी श्री अभिषेक अग्रवाल जी से कहूँगा, कुल गीत का ध्वनि बजाने की कृपा करेंगे। माटीला छोड़ी जान जाना, माटीला छोड़ी दे हस जावत हस जा रे बेटा, जल्दी ते लहुट के आना। लाला जल्दी ते लहुट के आना। इही माटी मरे बेटा, खेले कूदे हावसगा, माटी के कर जा चुकाना। लाला माटी के कर जा चुकाना। जल्दी ते लौट के आना। ये भुइया के लालन बेटा, तें तो सिद्धवा लाल रे। इहें कर्म है, इहें धर्म है, इहें गंगा धाम रे। ये भुइया के लालन बेटा, तें तो सिद्धवा लाल रे। इहें कर्म है, इहें धर्म है, इहें गंगा धाम रे। डोरी झन टूटे रे संगी, बंधना झन छूटे रे संगी, भुइया ले रिश्ता निभाना। लाला भुइया ले रिश्ता निभाना। माटीला छोड़ी जान जाना। आज के इस कार्यक्रम में आज के हमारे अतिथि से आपका भेंट मैं करवाऊं, उसके पहले
थोड़ा सा उनका मूल परिचय मुझे देना आवश्यक है। बात शुरू होती है सन 1956 के वर्ष में। ये वो दौर था जब हमारी आज़ादी बिल्कुल नई नई थी। उसको आज़ादी का प्रारंभिक वर्ष या आप बाल्यकाल भी कह सकते हैं। तो हमारा नया जन्म भी हुआ था आज़ादी के रूप में, और साथ में एक बहुत छोटे से बालक का भी उस वर्ष में जन्म हुआ। 28 अगस्त 1956 मैकल की श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसे हरे भरे वन आच्छादित खैरागढ़ नगर, खैरागढ़ रियासत जिसको हम लोग कहते हैं, में एक मोहल्ला है, एक जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी आंचलिक भाषा में पारा भी कहते हैं, मोहल्ला जिसको कहा जाता है। राज फैमिली के नाम से प्रतिष्ठित है, राज परिवार के रूप में उसे जाना जाता है। राज परिवार से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं वही निवास करते हैं, इसलिए राज फैमिली उस मोहल्ले का नामकरण हुआ है। उस मोहल्ले में 28 अगस्त 1956 पिता स्वर्गीय महेश्वर शरण सिंह जी और माता स्वर्गीय श्रीमती मनोरमा सिंह जी, इन्हीं के आंगन में, उसी राज परिवार की बगिया में एक नए पुष्प ने अंकुरण धारण किया। उनका जन्म हुआ। भविष्य में एक बहुत बड़ा साहित्यकार छुपा हुआ था उस बालक के रूप में। उस बालक को आगे नामकरण संस्कार में, जब उनका नामकरण संस्कार हुआ तो उनको नाम दिया गया माता पिता के द्वारा विनय शरण सिंह जी। मैं आज उन्हीं व्यक्तित्व से, उन्हीं आपके इस माटी के लाल से, आपके अपने, हमारे अपने सभी के परिचित श्री विनय शरण सिंह जी से आपकी भेंट आज करवाना चाहता हूँ। सर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है सर, प्रणाम करता हूँ। सर बहुत सारी आपके विषय में चर्चा में बहुत अध्ययन जब कर रहा था, आपके बारे में बहुत सारी चीज़ों को मुझे पढ़ने का, जानने का अवसर मिला जी। सर प्रारंभिक शिक्षा आपकी 5वीं तक प्रकाशपुर गांव में शायद आपकी शिक्षा हुई, और उसके बाद आंग्ल पूर्व में मैं बताना चाहूँगा, आंग्ल पूर्व 6वीं से 8वीं तक, 6वीं से 8वीं तक आंग्ल पूर्व शाला जिसको कहते हैं, उसको हम लोग जनपद स्कूल के नाम से भी जानते हैं, जहाँ सर जी की शिक्षा 5वीं से 8वीं तक हुई। उसके आगे की शिक्षा शायद सर चौकी में, 9th में मैं अभी वर्तमान में जिसको डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हायर सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं जी, तो 9वीं क्लास मैंने 9वीं क्लास की पढ़ाई यहीं की। अच्छा। उसके बाद विक्टोरिया कक्षा 10 से, हाँ जी, पूरा उस समय विक्टोरिया स्कूल कहा जाता था इसको जी सर। उसके बाद की पढ़ाई मैंने पूरी उच्चतर माध्यमिक की जितनी पढ़ाई थी वो सब अम्बागढ़ चौकी में, अम्बागढ़ चौकी में भी आपने शिक्षा प्राप्त किया। आगे स्नातकोत्तर की पढ़ाई, स्नातक के लिए कॉलेज की पढ़ाई, क्षमा चाहता हूँ, स्नातक की पढ़ाई के लिए आपने बेमेतरा का रुख किया। बेमेतरा में एक महाविद्यालय स्थापित है, पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय के नाम से प्रतिष्ठित है, जहाँ से आपकी बीए की डिग्री वहाँ से कंप्लीट हुई। हाँ। हिंदी में आपने बीए की डिग्री वहाँ से ली सर। उसके बाद एमए की डिग्री के लिए आपने रविशंकर विश्वविद्यालय का रुख किया, वहाँ से आपने एमए की डिग्री राजनीति शास्त्र में और हिंदी साहित्य में भी आपने एमए की डिग्री पूर्ण की। कुछ हमारी व्याकुलताएं भी थी सर, और आप आ रहे हैं तो हमारी ऐसी अपेक्षा थी, कुछ हमारे ऐसे सवाल थे, हमारी क्या कहना चाहिए उसको, कि जिज्ञासाएं हमारी जो है वो सवाल के रूप में परिणित हुई हैं। तो हम आपसे सविनय उन प्रश्नों को रखना चाहेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल रखिए। हाँ, सर
बतौर साहित्यकार, बतौर हास्य कवि के रूप में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है, पूरे अंचल में आपकी प्रतिष्ठा है सर। जी जी। मूल रूप से साहित्यकार के रूप में आप जाने जाते हैं जी। तो वहीं पर एक प्रश्न, हमारी जिज्ञासा उमड़ पड़ती है कि सर लेखन, जैसे नई पीढ़ियां भी, कुछ बच्चे हैं जो लेखन में, साहित्य में बहुत अच्छी रुचि रखते हैं और बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। तो वहाँ पर एक सवाल निकल कर आता है सर कि आपने अपने लेखन की जो शुरुआत की और प्रारंभ आपने जब भी किया लेखन का, तो वो आपकी शैली कैसी रही लेखन में? किस साहित्य का स्वरूप कैसा रहा जब आपने शुरुआत की? शुरुआती दिनों में जब मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की जी, उसके बाद काफ़ी दिनों तक गांव में रहना हुआ जी। लगभग 3-1 साल गांव में रहना हुआ। तो उस समय मैंने प्रकाशपुर में रहना हुआ जी। उस समय मैंने ढेर सारी किताबें पढ़ी। खाली समय में गांव में पढ़ता था और इसी बीच मुझे लगा कि मेरे मन में ऐसी कुछ आई कि मुझे लिखना चाहिए और फिर मैंने छोटी छोटी तुकबंदियों की शुरुआत की। अच्छा। मेरे लेखन की शुरुआत छोटी छोटी तुकबंदियों से हुई जी। मुझे याद आता है कि मेरी पहली रचना देशबंधु में छपी थी। अच्छा अच्छा। और वो एक बच्चों के लिए कविता थी और मेरी पहली कविता थी माँ पर थी। माँ तुम कितनी भोली हो, उसकी पहली लाइन याद है, उसके बाद की पंक्तियाँ भी याद नहीं जी। इस तरह से लेखन की शुरुआत हुई जी जी। उसके बाद मैं जब पाठ्य पुस्तक लेखन से जुड़ा सेवा में आने के बाद 2005 से 2008 के बीच में बच्चों के लिए जब नया छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ जी, और यहाँ के लिए नए सिरे से यहाँ के स्कूलों में पढ़ाए जाने के लिए नए सिरे से पाठ्य पुस्तकों का लेखन जब प्रारंभ हुआ राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद रायपुर में जी, तब मुझे वहाँ पर उस लेखक मंडल के साथ एक सदस्य के रूप में जोड़ने का अवसर, समिति के सदस्य के रूप में आप, हाँ, इस बात हिंदी विषय का जो लेखक मंडल है था उस समय जी, उसमें मुझे एक सदस्य के रूप में जुड़ने का अवसर मिला, जिसमें बड़े अच्छे रचनाकार साथी उस लेखक मंडल में हैं अभी भी, उस समय भी जुड़े हुए थे। लगभग 4-5 लोगों ने मिलकर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तकें हम लोगों ने तैयार की। आप लोगों ने तैयार की? जी हाँ हाँ। तो उस समय जब मैं पाठ्य पुस्तक लेखन से जुड़ा तो मुझे लगा कि बच्चों के लिए लिखना चाहिए, और तभी से मैंने फिर बाल साहित्य के क्षेत्र में कविताएं और कहानियां लिखने की शुरुआत की। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई सर। उस चीज़ की मैं चर्चा आगे करने वाला था और हमारी वही जिज्ञासा भी थी कि आपका पाठ्य पुस्तक लेखन में बड़ा लंबा अनुभव रहा है। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के पाठ्यक्रम में आपकी बहुत अहम भूमिकाएं रही। आपके बनाए हुए पाठ्यक्रम को बच्चे पढ़ रहे हैं, अध्ययन करते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। अच्छा, एक बात और बता दूं कि अभी जो कक्षा 4 की हिंदी विषय की किताब है जी, सारी उसमें अभी कुछ छत्तीसगढ़ी के पाठ जोड़े गए हैं कक्षा 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकों में। तो कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक में, हिंदी की पाठ्य पुस्तक में एक छत्तीसगढ़ी कहानी है, कोल्हिया खोलिस चश्मा दुकान। कोल्हिया, ये मेरी लिखी हुई कहानी। कोल्हिया खोलिस चश्मा दुकान। जी, जी जी। बच्चे बड़े मज़े के साथ इसको पढ़ते हैं। क्या बात है सर। जहाँ भी मैं जाता हूँ स्कूलों में, जैसे पढ़ाता था स्कूलों में, बच्चों से पूछता था कहानी कैसे लगी आप जी। बच्चे बहुत मज़े के साथ इस कहानी को पढ़ते हैं और अभी ये पढ़ाई जा रही है कहानी। जी 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 जी। सर, बतौर शिक्षक आपने अपने पूरे जीवन काल में अपनी सेवाएं प्रदान की है और बतौर साहित्यकार के रूप में आपका सारा जीवन लगभग साहित्य के क्षेत्र में बीता है सर। तो एक जिज्ञासा उमड़ कर आती है कि सर, कोई इंस्पिरेशन जहाँ से बीज रोपण होता है, जहाँ से प्रेरणा मिलती है, तो हम ये जानना चाहते थे सर कि आप अपने जीवन काल में आप अपना प्रेरणा स्रोत आप किसे मानते हैं? प्रेरणा स्रोत के रूप में किसी व्यक्ति विशेष का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। जी, इतना ज़रूर है कि अपने जीवन में जो आसपास जो विसंगतियाँ हैं, जी,
जो मैंने देखा, जो महसूस किया, जी जी जी, इसने मुझे लिखने के लिए प्रेरित किया और वहीं से फिर मैं व्यंग लेखन से जुड़ा। हमारे आसपास जो देखते हैं, हम लोग महसूस करते हैं, जीवन की जितनी विडंबनाएं हैं, जो विसंगतियां हैं, जी, इसको लेकर मुझे लगा कि व्यंग के रूप में लिखना चाहिए। आत्म रूप से प्रेरित हाँ, होकर आप जी, और वहीं से मैंने व्यंग लेखन की शुरुआत की थी। जी सर। और जैसे आपको बताया कि बच्चों के लिए जो लिखने की शुरुआत हुई, हाँ, साहित्य लिखने की, वो पाठ्य पुस्तकों के लेखन में जुड़ने के बाद हुई। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, बतौर हिंदी शिक्षक के रूप में श्री विनय शरण सिंह जी का सारा जीवन बीता है। इन्होंने अपने सेवा अवधि की शुरुआत जुलाई 1981 में प्रारंभ की थी। ये उनके सर्विस काल की प्रारंभिक उनकी ज्वाइनिंग डेट थी, एक तरह से कहा जाए। जब वो सेवा में आए, जब नौकरी में आए, तो वह उनका ज्वाइनिंग डेट था 27 जुलाई था शायद सर, 27 जुलाई 28 जुलाई 28 जुलाई 28/7/81। वहाँ से आप शिक्षा जगत में बतौर गुरु आपने पदार्पण किया और बहुत अच्छी अपनी सेवाएं, बहुत बहुत उत्कृष्ट सेवाएं आप निरंतर देते रहे। बात उसके बाद फिर शिक्षा आपकी पूरी हो गई, आपका सर्विस भी तय हो गया। बात विवाह की आती है, तो विवाह की चर्चा भी आज हमें करनी चाहिए क्योंकि विवाह जीवन का प्रमुख अंग है। 6 जून 1990 के दिन आपका विवाह संपन्न हुआ था। ग्राम था अकलतरा। आपके ससुर जी हुए स्वर्गीय श्री प्रताप सिंह राणा और सासू माँ के रूप में आपने पाया स्वर्गीय श्रीमती रामबाई राणा जी को। इन दोनों की पुत्री हुई श्रीमती सुकन्या सिंह जी, जिनको आपने धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार किया। परिणय सूत्र में आप बंधे। बहुत लंबा सर्विस काल आपने सेवा दिया और उस सर्विस काल के दौरान एक बहुत अच्छा साक्षरता अभियान राज्य शासन ने प्रारंभ किया था, जिसके बहुत अहम भूमिका के रूप में आपने सर उसमें बहुत बढ़िया कार्य लगभग 1996-98 के आसपास से जी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रम उसमें चला पूरे देश भर में। जी जी, अच्छा जी। उसमें मैं शुरू से जुड़ा और एक तरह से ब्लॉक स्तर पर कोऑर्डिनेटर का काम कर रहा था। कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं और अपने खैरागढ़ विकास खंड को, इस पूरे तहसील को जी साक्षर करने में और भी हमारे साथी थे जी। उनके साथ बहुत हमने बड़ी मेहनत की जी सर और कोशिश की कि हमारा जो विकास खंड है, हमारा जो तहसील है खैरागढ़, वो साक्षर हो जाए। मुझे ध्यान और उसमें हमें बहुत सफलता भी मिली उस वक्त। बहुत सफलता सर। कला जत्था भी उसी का एक अंग रहा जी। कला जत्था के कार्यक्रम भी गांव-गांव में होते थे। हाँ, उसमें हमारे यहाँ से भी साथी जुड़े हुए थे, विकास खंड जुड़े हुए थे। हमारे पहले अतिथि श्री रविंद्र अग्रवाल जी हाँ रविंद्र अग्रवाल कला जत्था से जुड़े हुए रहे। मेरे स्वयं पिताजी अच्छा कला जत्था से काफ़ी अच्छा सोनी जी उनका जुड़ाव रहा। इसलिए मुझे जानकारी है सर, क्योंकि पिताजी स्वयं थे। और मैं बताना चाहूँगा, साक्षरता अभियान एक ऐसा अभियान था जो बहुत सफल रहा। प्रौढ़ शिक्षा भी उसी का अंग था शायद सर, और बहुत सफल रहा और समाज में बहुत परिवर्तन लाने का कार्य उस अभियान ने किया। और जिसके बतौर कोऑर्डिनेटर ब्लॉक स्तर पर श्री विनय शरण सिंह जी रहे। सर, बतौर साहित्यकार आपने बहुत सारी रचनाएं की है सर। कितनी रचनाओं की चर्चाएं मैं करूं, वो क्रम टूटता नहीं है। कुछ बहुत प्रतिष्ठित रचनाएं आपकी मुझे ध्यान में आती हैं, जिसकी चर्चा मैं करता हूं। छत्तीसगढ़ के महापुरुषों के जीवन पर सर आपने आधारित चित्रकलाएं करके पुस्तकों चित्रकथाएं करके पुस्तकों का आपने लेखन। ये हुआ पाठ्य पुस्तक, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम रायपुर
में ये तय किया गया कि छत्तीसगढ़ के जो महापुरुष हैं जी जी उनको हम एक कॉमिक्स के रूप में उनकी जीवनी को जी जी तैयार करें और स्कूलों में बच्चों के लिए भेजें। तो उसमें मुझे वहाँ पे बुलाया गया और भी छत्तीसगढ़ के बहुत सारे अच्छे लेखक उसमें जुड़े हुए थे और सभी ने मिलकर छत्तीसगढ़ के जितने महापुरुष हुए हैं जी उन पर चित्र कथाएँ लिखी और वो किताबें स्कूलों में पहुँची। जी जी। एक और बहुत बड़ी लेखन के क्रम में जब आपकी रचनाओं का क्रम प्रारंभ होता है तो एक बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, कक्षा 1 से 8वीं तक के पुस्तकों में आपका पाठ्यक्रम आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं सर। हिंदी भाषा में व्यंग संग्रह चल ढक्कन खोल, क्षमा करेंगे मुझे बोलने में मुझसे त्रुटि हो गई। हाँ, छत्तीसगढ़ी भाषा में था सर, क्षमा चाहता हूँ। वो छत्तीसगढ़ी भाषा में व्यंग संग्रह था, चल ढक्कन खोल, इस नाम से आपका व्यंग संग्रह आया था सर। और यही वो आपकी रचना है जिसके नाम से आपकी बहुत प्रतिष्ठा है। मैंने भी बहुत चर्चाएं सुनी है सर आपकी इस रचना की। मैं आपसे कार्यक्रम के अंत में आग्रह भी करूंगा कि आप उसका कुछ अंश जरूर हमारे लिए वाचन करें। बिल्कुल बिल्कुल। ये इतनी प्रतिष्ठित रचना है, आप जो लोग जुड़े हुए हैं दर्शक, उनको मैं बताना चाहता हूँ इस रचना की बात जब जब श्री विनय शरण सिंह जी की बात होती है बतौर साहित्यकार, तो उनके इस रचना की बात बिल्कुल होती है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। हाँ सर, हाँ। कि छत्तीसगढ़ी में किसी एक विषय पर जी ये पहली कृति है व्यंग रचना। हाँ, कविता के रूप में एक व्यंग कृति किसी एक विषय पर। एक विषय, व्यंग तो छत्तीसगढ़ी में बहुत सारे लिखे गए हैं और लिखे जा रहे हैं। जी सर। लेकिन किसी एक विषय को लेकर व्यंग कविता का एक संग्रह आपको केवल एक ये चल ढक्कन खोल में ही मिलेगा। एक लौता चल ढक्कन खोल। आप शायद दिखाना भी चाह रहे थे। मैं आप ये एक कृति सर के दिखाना पास चाहूँगा। ये वो किताब है, सर के द्वारा रचित है। आप भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया व्यंग संग्रह। खोल के ये वो किताब है, चल ढक्कन खोल। इसके लेखक स्वयं आप सबके बीच अभी बैठे हुए हैं, हमारे इसी खैरागढ़ के माटी पुत्र श्री विनय शरण सिंह जी। नानी का गांव, इस कहानी की भी आपकी बहुत चर्चा होती है सर। हिंदी भाषा में यह आपकी कहानी आई थी, नानी का गांव। उसके बाद छत्तीसगढ़ी भाषा में ही जंगल के रखवार करके आपकी रचना प्रकाशित हुई थी। और छत्तीसगढ़ी कविता संग्रह के क्रम में पियर पियर फूल, बाल कविता संग्रह है। बाल कविता संग्रह है, उस वो भी आपकी रचना की श्रृंखला में उसका भी एक क्रम है। आने वाली जंगल के रखवार जो आपकी रचना छत्तीसगढ़ी भाषा में हुई थी, उसी का अंश कहा जाए। जंगल के पहरेदार के रूप में आपने बाल, उसी थीम पर बाल, परंतु ये नाटक है। परंतु ये नाटक हिंदी नाटक है। जी सर, जी सर। बाल नाटक है जी। ये आने वाली है। अच्छा, पुस्तक अभी छप। बहुत शुभकामनाएं हैं सर, बहुत सफल हो, लोगों तक पहुँचे। साहित्य बहुत गहरा विषय है और बहुत अनमोल विषय है। देखिए, बातों का क्रम चल पड़ा है तो मैं आपको बता रहा था जन्म के बारे में, मैंने आपको श्री विनय शरण सिंह जी के बारे में बताया। एक बात मैं उसमें जोड़ना चाहता हूँ। पुलिस विभाग में नौकरी या किसी भी शासकीय सेवा में नौकरी वाला व्यक्ति या कोई व्यवसाय में से जुड़ा हुआ व्यक्ति या कृषि से जुड़ा हुआ व्यक्ति, ये सहज ही हर परिवार में ऐसे व्यक्तियों का जन्म होता है। यह सामान्य है। जीवन के परिचालन के लिए, जीवन यापन के लिए आपको कुछ ना कुछ कार्य करना होता है और वो आपकी विवशता है, आपको करना ही होगा। लेकिन एक पुलिस वाला जन्म लेते रहता है, बहुत शासकीय कर्मचारी, सेवक जो भी है, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, ये सामान्य रूप से परिवारों में इनका जन्म होता है। लेकिन साहित्यकार का जन्म पीढ़ियों में कहीं किसी कुल में एक बार होता है। ये बहुत अलग विधा है, सहज बात नहीं है।
और बतौर साहित्यकार हमारे बीच आज विनय शरण सिंह जी बैठे हुए हैं। तो ये पीढ़ियों की बातें हैं। किसी कुल में साहित्यकार का जन्म लेना अपने आप में बहुत बहुत अलग चीज़ है, बहुत मुश्किल चीज़ है। आकाशवाणी में एक कार्यक्रम प्रसारित होता है किसलय के नाम से। बच्चों का कार्यक्रम है। बच्चों का कार्यक्रम है। आकाशवाणी रायपुर से इसका प्रसारण होता है। आप जब उस कार्यक्रम को सुनेंगे तो आपको श्री विनय शरण सिंह जी की रचनाएं, बहुत सारी कहानियां उसमें है, बहुत सारी कहानियां लगातार प्रसारित हुई जी। मैंने सुना सर, किसलय करके कार्यक्रम है, आप उसको यूट्यूब में भी देख सकते हैं, उपलब्ध है। चलिए, पाठ्यपुस्तक लेखन से ही एक सवाल जागृत हो रही थी सर कि काफ़ी बढ़िया आपका अनुभव रहा। आपके लेखन को पाठ्यक्रम में बच्चे पढ़ भी रहे हैं, तो कुछ जिज्ञासाएं ऐसी नई पीढ़ियों के लिए जो नए रचनाकार हैं, जो बच्चे हैं, थोड़ा सा यदि कोई कहे कि सर कैसा आपका लेखन का, पाठ्यपुस्तक लेखन का अनुभव आपका कैसा रहा, कुछ खट्टे मीठे जैसा जो भी आपका अनुभव उस क्रम में रहा, तो वो थोड़ा सा आप साझा करें। बिल्कुल जी। वस्तुतः पाठ्यपुस्तक लेखन एक बड़ा संवेदनशील कार्यक्रम है। हाँ, संवेदनशील कार्य है जी। क्योंकि हम एक नई पीढ़ी को, बच्चों को जी सिखाना चाह रहे हैं, दिशा क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं जी, वो सारी चीज़ें पाठ्यपुस्तकों में शामिल होती हैं जी। तो उसका चयन बड़ी सावधानी के साथ किया जाता है, बहुत शोध करना, बहुत हाँ सोच समझ कर और बहुत चर्चाओं के बाद, विशेषज्ञों की राय लेने के बाद पाठ्य पुस्तकों के लिए पाठों का चयन होता है। पहले एक प्रक्रिया मैं बता दूं कि एक पाठ्यचर्या बनाई जाती है। जैसे हमारी दिनचर्या होती है। अच्छा। दिनचर्या सुबह से लेकर शाम रात तक का हमारा जो कार्य है, दैनिक काम है, वो दिनचर्या। इसी तरह से एक पाठ्यचर्या होती है। पाठ्यचर्या, हाँ, पाठ्यचर्या जो जिसमें जीवन की तमाम सारी चीज़ें शामिल हैं। हमारे जीवन से संबंधित सारी चीज़ें, हमारे आसपास का पर्यावरण, हमारा व्यवहार, हमारे आसपास की दुनिया, बाहर की दुनिया, तमाम चीज़ें, ये सब पाठ्यचर्या कहलाती हैं। तो वो स्तर के अनुसार वो पाठ्यचर्या तैयार की जाती है। जैसे कक्षा 1 का स्तर है, कक्षा 2 का है, 3 का है, इस तरह से। और उसके बाद पाठ्यचर्या के आधार पर फिर पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं, सिलेबस। अच्छा, पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं। एक तरह से ब्लूप्रिंट कहा जा सकता है। जैसे हाँ, इंजीनियर किसी मकान, जैसे मान लीजिए हमें कक्षा 2 के बच्चे को सिखाना है भाषा में जी, तो क्या सिखाना है, ये पाठ्यक्रम होगा जी जी जी। या कक्षा 5 के बच्चों को हमको गणित सिखाना है, तो 5 के स्तर पर गणित में कौन कौन सी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाए, ये एक सिलेबस होता है, एक पाठ्यक्रम होता है। कक्षा 2 और कक्षा 5 के बच्चों की बौद्धिक क्षमताएं भी अलग अलग, उसके आधार पर, उसके आधार पर बिल्कुल बिल्कुल वो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। और फिर पाठ्यक्रम के आधार पर फिर पाठ तैयार किए जाते हैं। अच्छा, पाठ तैयार किए, अगली प्रक्रिया, हाँ, पाठ तैयार किए जाते हैं और वही फिर पाठों का संकलन पाठ्यपुस्तक के रूप में हमारे सामने आता है। तो इस तरह से पाठ्यपुस्तक लेखन की प्रक्रिया होती है। ये काफ़ी लंबी, इसमें जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली, वो हर एक विषय में और हर एक क्लास के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार करती है और बहुत अच्छी किताबें आती हैं, NCERT जिसको बोलते हैं जी। तो उसको देखा जाता है कि आखिर NCERT हमारा जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जी विभिन्न कक्षाओं में बच्चों को क्या पढ़ाना चाह रहा है, या हम अन्य हिंदी भाषी जो राज्य हैं हमारे, वो अपने बच्चों को किस तरह से क्या पढ़ा रहे हैं, किस स्तर पर क्या क्या चीज़ें पढ़ा रहे हैं, वो सब देखने के बाद हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के परिवेश को ध्यान में रखकर ये पाठ्यपुस्तकें तैयार की थी जो अभी पढ़ाई जा रही जी जी। तो इस तरह से पाठ्यपुस्तक लेखन की एक प्रक्रिया होती है और उसको एक अंत में एक स्थायी समिति होती है, वो उसको फिर जांच करती है, देखती है और उसके बाद फिर ओके किया जाता है, तब वो फिर पाठ्यपुस्तकों के रूप में हमारे सामने आती है। हम लोगों ने भी पढ़ाई की सर, तो एक एक शब्द, हाँ, और एक एक सूचना, जानकारी, जो भी कहें, वाक्य, तमाम चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा जाता है। बड़ा ध्यान रखा जाता है
क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। जी। पाठ्य पुस्तक एक एक चित्र का ध्यान रखा जाता है। डॉक्टर यदि गलत दवाई लगा दे हाँ। तो क्या से क्या हो जाए, ये भी बात वही है। इसीलिए हाँ, ये एक बहुत ही लंबी और बहुत संवेदनशील काम है पाठ्य पुस्तकें तैयार कर। उसका अंग होना भी सर छोटी मोटी बात नहीं है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, आपने जब चर्चा के दौरान उस चीज़ को बताया था कि आप उस समूह के अंग रहे। स्तर के अनुसार भाषाओं पर ध्यान रखा जाता है। हम क्लास 2 के बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं तो उसकी भाषा थोड़ी सरल होगी जी। अगले स्तर पर जाएंगे तो उस स्तर की होगी। माध्यमिक लेवल की स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए जब लिख रहे हैं किताबें तो उनके स्तर की भाषा होगी। इस तरह से तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। बहुत 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 एक जिज्ञासा थी सर कि आपके उस कार्य के बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम जान सकें। हम लोग भी पढ़ते थे, बहुत सहज लगता है कि पाठ्यक्रम को हम लोग पढ़ के निकल गए और फिर परीक्षा देनी है, उसमें से प्रश्नों को याद करना है, लेकिन कितना शोध होता है, कितना विचार मंथन होता है। हाँ। तब वो चीज़ें निकल कर आती। हाँ। सवालों के अगले क्रम में सर एक जिज्ञासा थी कि खैरागढ़ नगर आपका जन्म स्थान है, आपकी माटी है, तो सर वर्तमान में खैरागढ़ नगर को आपका बहुत बड़ा जीवन आज बीता है सर। आप सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं, तो काफ़ी अवधि आपके जीवन काल की बीत चुकी है। इस जीवन के इस पैदान में आकर एक बहुत बड़ा अनुभव हमारे साथ जुड़ जाता है। तो हम थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं सर कि खैरागढ़ को वर्तमान में आप किस स्वरूप में पाते हैं, बतौर एक साहित्यकार, बतौर एक नागरिक। यह कोई राजनीतिक सवाल मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ, बतौर एक नागरिक सर आप और बतौर साहित्यकार आप खैरागढ़ को आप किस स्वरूप में पाते हैं सर। और इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा और सवाल संलग्न है उसमें कि भविष्य को लेकर खैरागढ़ के भविष्य को लेकर आपकी क्या आकांक्षाएं हैं। आपकी सवाल के दो पहलू हैं। एक नागरिक की हैसियत से जी। मैं क्या महसूस करता हूँ या आगे क्या सोचता हूँ जी। दूसरी आपने यहाँ के साहित्यिक परिदृश्य पर बात की जी। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारा खैरागढ़ पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये साहित्य और संगीत की नगरी है और यहाँ के जो साहित्यकार हैं उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। हम इतिहास उठाकर देखें तो देखते हैं कि राजा कमल नारायण सिंह जी थे जी। उनकी किताब आई थी, जस गीतों की किताब आई लेखन बहुत बढ़िया था सर जी। और वो खुद गाते थे जस गीत, ऐसा पढ़ने और सुनने में आता है जी। उसके बाद फिर लाल प्रद्युम्न सिंह जी ने नागवंश लिखा, नागवंश का इतिहास लिखा जी। और मुझे वो किताब केवल नागवंशी राजाओं की जीवन का इतिहास नहीं है। उसमें आप सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान जो बातें हैं वो सारी चीज़ों का उल्लेख है उसमें। तो वो एक अद्भुत कृति आई खैरागढ़ में नागवंश करके। फिर उसके बाद आदरणीय बख्शी जी हुए एक राष्ट्रीय स्तर के निबंधकार, द्विवेदी युग के एक बड़े रचनाकार के रूप में आपको जाना जाता है जी। डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी को जी। और उन्होंने खैरागढ़ को एक पहचान दी साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर और पत्रकारिता में भी जी। सरस्वती पत्रिका का संपादन आपने किया। जी। तो उससे उनकी एक संपादक के रूप में भी पहचान बनी और द्विवेदी युग के एक बड़े निबंधकार के रूप में आपकी पहचान बनी। अच्छा, निबंधकार जी उनकी प्रतिष्ठा रही। हाँ, प्रतिष्ठा उनकी निबंधकार के रूप में। यद्यपि बख्शी जी ने कुछ कविताएं भी लिखी हैं परंतु उनके निबंध ज़्यादा चर्चित रहे। अच्छा। हाँ, चर्चित। तो उसके बाद आप देखिए इस क्रम में हम आते हैं तो डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी यहाँ, उनका एक पूरा जीवन बीता यहाँ जी। और वो एक साठोत्तरी कहानी के एक बड़े हस्ताक्षर हैं जी। 60वें दशक के बाद जो कहानियाँ आई जी, उसके एक बड़े लेखक के रूप में आप जाने जाते हैं जी। हमारे बीच नहीं रहे डॉक्टर गोरेलाल चंदेल जी। एक राष्ट्रीय स्तर के बड़े समीक्षक हुए हैं चंदेल जी, उनकी एक बड़ी पहचान रही है जी। और आदरणीय डॉक्टर जीवन यदु जी अभी वर्तमान में हैं
और आप हिंदी और छत्तीसगढ़ी के प्रतिष्ठित गीतकार हैं। पिछले तो हमारे हाँ आपसे पहले जो अच्छा, हमारा हाँ, खैरागढ़ हाँ, रत्न हुआ उसके अतिथि भी रहे डॉक्टर जी जी जीवन यदुराही सर, बतौर अतिथि वो शामिल हुए थे। हाँ हाँ, मैंने देखा है वो। अच्छा देखा जी, जी देखा सर, जी। जी। और उसके बाद तो इस तरह से यहाँ पे एक साहित्य का एक बढ़िया माहौल शुरू से रहा है खैरागढ़ में। और संगीत के लिए तो यहाँ पर विश्वविद्यालय है और बच्चे सीख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से अच्छे संगीतकार निकलेंगे संगीत के क्षेत्र में, और निकल भी रहे हैं। जी। मैं भविष्य को अगर देखूं साहित्य के परिदृश्य को लेकर, तो हमारे जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनमें मुझे लगता है कि संकल्प यदु बहुत अच्छी कविताएं लिख रहे हैं अभी। संकल्प यदु नई कविताएं लिखते हैं। और इसी तरह से यशपाल जंघेल बहुत अच्छी कविताएं लिख रहे हैं जी। इनकी कृति आने वाली है अभी छपकर, संभवतः संग्रह कुछ आने वाला है, काव्य संग्रह। ये दोनों अभी नई पीढ़ी में बहुत अच्छी कविताएं लिख रहे हैं जी। तो नई तरह की जो कविताएं होती हैं, कथ्य और शिल्प, जो नए तरीके से जो नई कविताएं होती, उस तरह की कविताएं आप लोग लिख रहे हैं और बहुत अच्छी कविताएं लिख रहे हैं जी। तो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी भी साहित्य के क्षेत्र में हमारे खैरागढ़ की प्रतिभाएं पहचान बनाएंगी आगे चलकर जी। इससे मैं बहुत आशान्वित हूँ। और जहाँ तक एक नागरिक की हैसियत से मुझसे आप खैरागढ़ की बात करें जी, तो खैरागढ़ में जो अपनत्व लोगों को मिलता है वो संभवतः कहीं नहीं मिलता, ऐसा मेरा अनुभव है। बहुत यहाँ जो भी व्यक्ति आता है, चाहे शासकीय सेवा में हो या किसी अन्य कार्य के लिए, तो यहीं क्या होकर रह जाता है। बिल्कुल स्वीकार, हाँ, खुले दिल से स्वीकार करती है ये माटी बिल्कुल हर किसी को जी। तो और खैरागढ़ अभी हम देख ही रहे हैं कि अब जिला बन गया है और जिले के अनुरूप यहाँ पे तमाम विकास के काम होंगे, आगे जाकर हो रहे होंगे। और निश्चित रूप से खैरागढ़ एक बहुत अच्छा एक नगर के रूप में आगे विकसित होगा एक नागरिक की हैसियत से। रेल सुविधाओं की बात हमेशा होती रही है जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि रेल सुविधाओं से भी ये हमारा नगर जुड़ेगा और विकास के सोपान पर और आगे बढ़ेगा, बहुत आगे। इस दिशा में मैं बहुत आशान्वित हूँ जी। बहुत सुंदर बात आपने कही सर। हमारी भी बहुत जिज्ञासा है और बहुत हृदय से दिली एक तमन्ना है सर कि वो रेलवे वाली जो सुविधा है वो इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से, वो बातें हमने जनता के बीच में रख दी हैं कि वो कम से कम प्राप्त हो यहाँ की जनता। हाँ, जरूरी। तो दिन दुगना रात चौगुना प्रगति, ऐसा मुझे लगता है हो पाएगा। हास्य व्यंग के कवि के रूप में बहुत प्रतिष्ठा है श्री विनय शरण सिंह जी की। हास्य व्यंग्य की जब मैं बात करता हूँ तो मुझे कहीं अभी पिछले दिनों जब मैं पढ़ रहा था सर, अध्ययन कर रहा था, तो किसी की एक लेखनी मेरे सामने आई, बहुत खूबसूरत लेखनी है। वो लेखनी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, सुनिएगा सर, सुनिएगा। सुनाइए जी। अक्ल बांटने लगे विधाता, लंबी लगी कतारी, सभी आदमी खड़े हुए थे, कहीं नहीं थी नारी। सभी नारियां कहाँ रह गईं, था ये अचरज भारी, पता चला ब्यूटी पार्लर में पहुंच गई थी सारी। मेकअप की थी गहन प्रक्रिया एक एक पर भारी, बैठी थी कुछ इंतजार में कब आएगी बारी। उधर विधाता ने पुरुषों में अक्ल बांट दी सारी, पार्लर से फुर्सत पाकर जब पहुंची सब नारी। बोर्ड लगा था स्टॉक खत्म है, नहीं अक्ल अब बाकी, रोने लगी सभी महिलाएं, नींद खुली ब्रह्मा की। पूछा कैसा शोर हो रहा है, ब्रह्मलोक के द्वार पर पता चला कि स्टॉक अक्ल का पुरुष ले गए सारे। ब्रह्मा जी ने कहा देवियों बहुत देर कर दी, जितनी भी अक्ल बची थी वो सारी की सारी पुरुषों में भर दी। लगी चिखने महिलाएं, ये कैसा न्याय है तुम्हारा, कुछ भी करो चाहिए हमको आधा भाग हमारा। पुरुषों की शारीरिक बल है, हम ठहरी अबलाएं, अक्ल हमारे लिए ज़रूरी, निज रक्षा ताकि हम कर पाएं।
बहुत सोच दाढ़ी सहलाकर तब ब्रह्मा जी बोले, एक वरदान तुम्हें देता हूं, हो जाओ अब राजी। थोड़ी सी भी हंसी तुम्हारी रहे पुरुष पर भारी, कितना भी वह अक्लमंद हो अक्ल जाएगी मारी। एक बोली, क्या नहीं जानते स्त्री कैसी होती है, हंसने से ज्यादा महिलाएं बिना बात पर रोती हैं। ब्रह्मा जी बोले, यही कार्य तब रोना भी तुम्हारा कर देगा, औरत का रोना भी नर की बुद्धि को हर लेगा। एक बोली, हमको ना रोना ना हंसना आता है, झगड़े में है हम सिद्ध हस्त, हमें झगड़ा ही भाता है। ब्रह्मा जी बोले, चलो मान ली यह भी बात तुम्हारी, घर में जब भी झगड़ा होगा होगी विजय तुम्हारी। जग में अपनी पत्नी से जब कोई पति लड़ेगा, पछताएगा सिर ठोकेगा, आखिर वहीं झुकेगा। ब्रह्मा बोले, सुनो ध्यान से अंतिम वचन हमारा, 3 शस्त्र अब दिए तुम्हें, पूरा न्याय हुआ तुम्हारा। इन अचूक शस्त्रों में भी जो मानव नहीं फंसेगा, बड़ा विलक्षण जगत जयी ऐसा नर दुर्लभ होगा। कहे कवि सब बड़े ध्यान से, सुन लो बात हमारी, बिना अक्ल के भी होती है नर पर भारी नारी। बड़ी अच्छी रचना है, बहुत खूबसूरत रचना, मजेदार मुझे लगी सर। व्यंग है इसमें। अब मैंने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इसके रचनाकार का नाम मुझे मिल नहीं सका। हाँ। जिनकी भी रचना है, मैं बहुत मन से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत आपकी प्यारी खूबसूरत रचना है। सर, पिछले सवाल के क्रम में मैं आपसे पूछ रहा था कि आपके जीवन का काफ़ी लंबा अनुभव जुड़ा हुआ है। तो सर, आज 62-63 आपकी आयु वर्तमान ज़्यादा, हाँ, तो शायद है 63 वर्ष के आसपास आपकी आयु है सर। ज़्यादा हो चुकी है, ज़्यादा उससे हो चुका है। तो सर, सारा इस जीवन का वृतांत जो है, इस पूरे जीवन का यदि मैं कहूँ कि सार तत्व, एक निचोड़, अच्छा, यदि कुछ ऐसा निकले कि श्री विनय शरण सिंह जी के पूरे जीवन काल के अनुभवों को लेकर, बहुत सारी आपकी शिक्षाओं को लेकर, बहुत सारे ज्ञान आपने अर्जित किए, तो सार तत्व ऐसा क्या निकल कर आता है सर? 2 शब्दों में आप उसकी व्याख्या। बहुत कठिन सवाल है। बावजूद इसके मैं क्षमा एक घटना का उल्लेख करना चाहूँगा। अच्छा जी। घटना क्या है, एक प्रसंग का उल्लेख करना चाहूँगा जी। जब मैं मेरी प्रारंभिक उसमें सर्विस में मैं गया, शुरू में शुरुआती जब मेरी पोस्टिंग हुई सिवनी गांव में, बहुत छोटा सा गांव है और बिल्कुल वनांचल में लगा हुआ है। बैहा टोला के पास? हाँ, बैगा टोला के आगे लछना बड़ा प्रसिद्ध एक यहाँ पे जंगल का एक गांव है जी, उससे लगा हुआ है। तो वहाँ मेरी पहली पोस्टिंग हुई और जब मैं वहाँ पर गया तो बड़ा छोटा सा गांव है और सारे लोग दिन भर खेतों में या मजदूरी करने चले जाते, पूरा गांव सूना हो जाता। जी जी जी। तो छुट्टी के बाद मैं खाली रहता था वहाँ, तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए, तो उसका उपयोग मैंने ये किया कि घर से किताबें ले जाता था और खाली समय में वहाँ पे पढ़ता था। तो इसी क्रम में मैंने एक बार गांधी जी की आत्मकथा पढ़ी। अच्छा। मैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ करके हिंदी में उसका सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किताब मैंने पढ़ी। वहाँ गांधी जी ने एक जगह उल्लेख किया है कि जब वे लंदन में थे, वकालत की पढ़ाई कर रहे थे जी, तब जहाँ पर वो रहते थे और जो उनका कॉलेज था उसकी एक दूरी थी और वो पैदल जाया करते थे वहाँ। और इसी तरह से घर में भी जहाँ पर वो रहते थे, वहाँ पर जब भी उनको खाली समय मिलता तो उन्होंने सोचा कि गीता कंठस्थ किया जाए और उन्होंने 2-2 एक-एक श्लोक करके इस तरह से शुरुआत की। गीता के श्लोक? हाँ, गीता जी। और गीता फिर उन्होंने कंठस्थ कर पूरी गीता, महात्मा गांधी ने। हाँ, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है कि पूरी गीता की या कहाँ तक की, लेकिन ये प्रसंग मुझे याद आ रहा है। अभी काफ़ी पुरानी बात है इसलिए थोड़ा सा विस्मृत हो रहा है जी सर जी, कि उन्होंने गीता मुखाग्र करने का प्रयास किया और किया गांधी जी ने। तो मुझे लगा कि मैं खाली रहता हूँ यहाँ गांव में, काफ़ी समय मुझे मिलता है सुबह शाम के समय। हाँ, तो क्यों ना मुझे भी गीता पढ़नी चाहिए जी। और क्या मैं
मुझे प्रयास करना चाहिए गांधी जी जैसे मैं भी क्या गीता मुखाग्र कर सकता हूँ। तो मैंने वो पढ़ना शुरू किया जी। और मुझे 3 अध्याय कंठस्थ हो गए गीता के, वहाँ रहते हुए। क्या बात है जी। सिवनी में रहते हुए, शिवनी में रहते अध्याय 3 पूरे 3 अध्याय कंठस्थ हो गए जी। और इसी बीच मेरा फिर ट्रांसफ़र हो गया टोला गांव में। प्रकाशपुर मेरे गांव से लगा हुआ गांव है, वहाँ मेरा ट्रांसफ़र हो गया। हाँ। तो यहाँ आने के बाद वो जो गीता याद करने का जो काम था, तो क्रम तो वो टूट गया। अच्छा, वो क्रम गीता तो मैं, हाँ, गीता तो अब भी पढ़ता हूँ रोज़, और तब से गीता प्रतिदिन पढ़ने के उसमें जुड़ गया है। एक तरह से आपके जीवन का हिस्सा हो गया है। प्रतिदिन सुबह जी गीता पढ़ता हूँ मैं, उसी समय से, उसी के बाद से। लेकिन वो जो मुखाग्र करने की जो बात थी, कंठस्थ करने की, वो वहाँ पे आके टूट गया। तो गीता जब मैंने पढ़ी, ये मैं बताना चाह रहा था, इस पूरे प्रसंग का मतलब सार ये बताना चाह रहा था जी। उसमें मैंने जो पढ़ा, जो बहुत प्रसिद्ध इसका श्लोक है गीता का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्तु कर्मणि जी। ये मैंने अपने जीवन का ध्येय बनाया फिर। क्या बात है। और वही मुझे जीवन का निचोड़ लगता है कि हमें कर्म करना चाहिए और फल तो मिलना ही है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। ये मेरे जीवन का सार। दूसरी चीज़ मैंने कोशिश की अपने सेवा काल में हो, चाहे या सामाजिक जीवन में हो, पारिवारिक जीवन में, कि जो भी जिम्मेदारी आपको दी जाए जी, मुझे दी गई, वो मैंने अपनी पूरी क्षमता के साथ निभाने की कोशिश की। हाँ सर, ये मेरे जीवन का मोटो रहा है। जो भी व्यक्ति जैसे सरकारी सेवा में रहा, मुझे बहुत सारे काम दिए गए। हाँ हाँ। एक यहाँ पे लंबा हो जाएगा वो विषय, अगर चर्चा करने की शुरुआत मैं करूँ तो कर सकते हैं। बहुत सारी जिम्मेदारी मुझे दी गई। स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ काफ़ी दिनों तक मैं बहुत सारे कार्यक्रम से टीचर ट्रेनिंग में जुड़ा रहा, फिर साक्षरता अभियान से जुड़ा रहा, तमाम तरह के कामों से जुड़ा रहा, बहुत सारी शासकीय योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ मैं जुड़ा रहा। तो जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई, वो मैंने अपनी भरपूर, मेरी जो जितनी क्षमता है उसके हिसाब से मैंने उसको पूरा करने की कोशिश की, बड़ी ईमानदारी के साथ अपने दायित्व को। वही सामाजिक जीवन में हो चाहे पारिवारिक जीवन में, तो मैं ये मानता हूँ कि ये दो चीज़ें मेरे जीवन की सार। आपको आपकी जो जिम्मेदारी है परिवार में, समाज में या अन्य शासकीय सेवा के रूप में, उसको बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ हमें निभाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत सुंदर बात है सर। बुजुर्गों की बातें कभी खाली नहीं जाती है। इस प्रश्न का अर्थ यही था कि अभी जो भावी पीढ़ी है, जो बच्चे आज देख रहे हैं इस प्रसारण के माध्यम से, एक बहुत जीवन का बहुत लंबा अवधि बिताकर आज यहाँ पर विद्यमान हैं, उपस्थित हैं श्री विनय शरण सिंह जी। तो ये उनके जीवन का निचोड़ था। इसकी व्याख्या यदि की जाए तो घंटों महीनों में इसकी व्याख्या होगी, लेकिन सार तत्व के रूप में आपके लिए मैंने ये प्रश्न इसलिए रखा क्योंकि ताकि आप कुछ चीज़ों को समझ पाएँ कि आखिर 63, 64, 65 वर्ष की आयु में बैठा व्यक्ति क्या पाता है उसके बाद मुख्य रूप से। चलिए, आपकी रचनाओं की भी मैंने अभी चर्चा की सर। रचनाओं के बाद बहुत सारे आपके सम्मान, आपके घर भी मैं आया था सर, तो हम लोगों ने वो चर्चा भी की कि आपका पूरा वार्डरोब भरा हुआ है सम्मानों से, ट्रॉफियों से। बहुत सारे सम्मान सर के जीवन काल में सर ने प्राप्त किए, बहुत उपलब्धि प्राप्त की। 2-4 उपलब्धियों की, 2-4 सम्मान समारोह की चर्चा मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ। सबसे पहले राज्यपाल पुरस्कार, उस समय के तत्कालीन जो राज्यपाल थे छत्तीसगढ़ शासन में, बलराम दास टंडन जी के कर कमलों द्वारा सन 2014 में राज्यपाल पुरस्कार से आप सम्मानित हुए थे सर। उसके बाद दूसरे क्रम में एक बहुत बड़ी उपलब्धि सर के हिस्से में रही, राष्ट्रपति पुरस्कार के रूप में। ये बात है 2016 की। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम श्री प्रणब मुखर्जी जी थे,
और उन्हीं के कर कमलों द्वारा आपको राष्ट्रपति पुरस्कार, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के रूप में आपको प्रदान किया गया था। तत्पश्चात 2017 का क्रम मुझे ध्यान में आता है। वो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 4 रचनाकारों, शिक्षकों को, हाँ जी, 4 साहित्यकार के 4 साहित्यकारों के नाम से दिया जाने वाला पुरस्कार था, जो 4 शिक्षकों को प्रदान किया जाता है। स्मृति सम्मान बोलते हैं, स्मृति सम्मान कहते हैं जी। ये 2017 में शायद आपको प्राप्त हुआ था और ये बहुत हर्ष का विषय है। श्री विनय शरण सिंह जी को बतौर साहित्यकार जब इस सम्मान का क्रम जब इनके लिए आया, तो जिस साहित्यकार के नाम से प्रदान किया जाने वाला यह पुरस्कार था, उस साहित्यकार की चर्चा भी करनी चाहिए। स्वर्गीय डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के नाम से, के नाम से चयनित पुरस्कार से आप सम्मानित हुए थे 2017 में सर। एक आपके पुरस्कार की मुझे और याद आती है, मुजफ्फरपुर में शायद आपका एक सम्मान हुआ था, बाल साहित्य सम्मान, ऐसा कुछ बिहार मुजफ्फरपुर में भी आपका सम्मान उस पर मिला था। नानी का गांव, नानी का गांव संग्रह के लिए, उसके लिए आपको सम्मानित किया गया था बाल साहित्य का पुरस्कार। ये सिर्फ 4 पुरस्कारों का और इसमें उल्लेख नहीं है, मैं बताना चाहूँगा। जी। रतन टाटा ट्रस्ट जो है, कभी शिक्षा के क्षेत्र, बहुत सारे क्षेत्रों में वो सामाजिक उसमें काम करते हैं रतन टाटा ट्रस्ट के लोग। उसमें एक समय उन्होंने शिक्षक के क्षेत्र में जो किया था, उसमें उन्होंने देश भर के जो नवाचारी शिक्षक थे जी, इनोवेशन जिन्होंने किया था शिक्षा के क्षेत्र में, जो नवाचार किया था, उनको बुलाया था जी, सम्मानित। उसमें देश भर से मुझे याद आ रहा है लगभग 65 या 70 लोगों को बुलाया था चुनकर। उसमें मैं गया था। अच्छा। खंडाला में एक कार्यक्रम हुआ था। अच्छा। ये 2000 संभवतः 5-8 के आसपास की, 2008 की मुझे ध्यान लगभग याद आ रहा है, शायद 2008 मैंने पढ़ा समय 2008 का ही ये समय था जी। हाँ। उसमें एक रतन टाटा ट्रस्ट ने इनोवेशन के रूप में एक इनाम रखा था टीचर्स के लिए, और वो मुझे वहाँ पे दिया गया था। ट्रॉफी दी गई थी, कुछ नगद राशि दी गई थी मुंबई में। कोई बहुत बड़ी राशि तो नहीं थी, लेकिन वो सम्मान अपने आप में बड़ा होता है। सम्मान से बड़ा कुछ रतन टाटा ट्रस्ट जैसी कोई संस्था बुलाकर आपको राष्ट्रीय स्तर पे सम्मानित करे, ये बड़ी बात होती है, ये बड़ी बात। तो वहाँ पे खंडाला में ये कार्यक्रम हुआ था, 3 दिन का अच्छा कार्यक्रम था, और अंतिम दिन सभी को पुरस्कृत किया गया। छोटे मोटे और बहुत सारे पुरस्कार, बहुत सारे है सर, वो तो हम घर में आपके देख ही चुके हैं निवास स्थान में। फिर से मैं सवालों की और रुख करता हूं सर। बस 1-2 सवालों की संख्या और बची है जो मुझे आपसे आज करनी है। अंतिम सवाल के रूप में मैं आपसे सर यही कहना चाहता हूं कि खैरागढ़ की जो भावी पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी आ रही है सर, बच्चे भविष्य में, कुछ बच्चे राजनीति में जाएंगे, कुछ साहित्य में जाएंगे, उनका क्षेत्र अलग अलग निर्धारित हो जाएगा। तो सामूहिक रूप से सभी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके लिए सर आपका विशेष रूप से संदेश और आपका आशीर्वचन, आपकी आकांक्षाएं उनसे क्या है, तो बच्चे ताकि आपसे प्रेरणा ले सकें, उनको एक मार्ग प्रशस्त हो सके सर। मैंने जो बीच में बात की थी जी, आपने कहा था कि आपके जीवन का सार क्या है, जो मोटो क्या। हाँ, उसी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा मैं। मैं चाहूँगा कि नई पीढ़ी के बच्चे जो आज आ रहे हैं हमारी, चाहे वो खैरागढ़ के हों या बाहर के हों, अंचल के, हाँ, सभी से मेरा एक निवेदन करूँगा मैं, और ऐसे उम्मीद करूँगा उनसे, नई पीढ़ी के बच्चों से, कि आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहें, आप कड़ी मेहनत करें, खूब मेहनत करें, क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट नहीं होता जी। मेहनत मतलब मेहनत, और जो व्यक्ति मेहनत करता है वो निश्चित रूप से सफल होता है जी। मुझे एक वाक्य याद आता है कि किसी का कथन है ये, हाँ, कि आप आसमान की ऊंचाई की तरफ, ऊंचाई को देखोगे तो पेड़ की ऊंचाई तक तो पहुंच ही जाओगे। क्या बात। तो मेहनत का परिणाम निश्चित रूप से मिलता है, और नई पीढ़ी से मैं यही कहना चाहूँगा
कि आप बहुत कड़ी मेहनत करें, चाहे आप खेल के क्षेत्र में बढ़ना चाहें, चाहे आप पढ़ाई के क्षेत्र में बढ़ना चाहें या समाज के किसी और कार्य में आगे आना चाहें, राजनीति में आगे आना चाहें, बहुत निष्ठा, बड़ी ईमानदारी के साथ आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। और कड़ी मेहनत करने वाले को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे हमारे सामने हजारों उदाहरण। इसलिए आप सब कड़ी मेहनत करें, जो भी बनना चाहें आप निश्चित रूप से सफल होंगे। मेरी ढेर शुभकामनाएं हैं युवा पीढ़ी से, नौजवान बच्चों से मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप खूब पढ़ाई करें, खेलें और जिस दिशा में भी आप आगे बढ़ना चाहें आगे बढ़ें। अंत में सर, हम चाहते हैं, हमारी पूरी टीम यह चाहती है, कलाकारों की दुनिया स्टूडियो, और मैं समझता हूँ कि हमारी जनता भी चाहती होगी कि आपके द्वारा जो आपकी रचनाएं हैं उनका कुछ अंश आप यदि हमें सुना सकें, आप उसका वाचन इस मंच के माध्यम से कर सकें तो बड़ी कृपा होगी सर। पहले तो मैं आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त कर दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कलाकारों की दुनिया से जुड़े हुए मेरे सारे नौजवान साथी जो प्रदीप अग्रवाल जी हैं, किशोर सोनी बैठे हुए हैं और सावन सोनी बैठे हुए हैं, अभिषेक अग्रवाल बैठे हुए हैं। आप लोग एक बहुत बढ़िया प्लेटफार्म, यहाँ के जो कलाकार हैं, खैरागढ़ क्षेत्र के आसपास के जो कलाकार हैं, उनको आप अपने इस कलाकारों की दुनिया के माध्यम से एक प्लेटफार्म आपने प्रदान किया है, उनकी कला को सामने लाने का एक अवसर दिया है और उनको निखारने का एक अवसर आप दे रहे हैं। पता नहीं कितने लोग जो प्रतिभा संपन्न हैं और जो एक कहीं अनजान तरह से अभी तक सामने नहीं आए हैं, लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनको आप एक पहचान दे रहे हैं जी। ये आपका बहुत प्रशंसनीय कार्य है जी। और निश्चित रूप से मैं आप सबको, आप सारे आपकी टीम के सारे लोगों को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस काम की आपकी बहुत प्रशंसा करता हूं जी सर। दूसरी बात, आपने ये जो श्रृंखला शुरू की है अभी कलाकारों की दुनिया के माध्यम से, खैरागढ़ के आप हाँ सांस्कृतिक क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में जो प्रतिभाशाली लोग हैं जी, उनके इस प्लेटफार्म के माध्यम से आप सामने ला रहे हैं जी। सोशल मीडिया में पहुंचा रहे हैं, वहाँ तक उनकी बात पहुंचा रहे हैं, तो ये भी एक आप लोगों का एक बहुत अच्छा कार्य है जी। निश्चित रूप से बहुत सारे लोग जानते हैं कि भाई अमुक व्यक्ति डॉक्टर जीवन यादव जी अच्छे कवि, ऐसा जानते तो हैं, लेकिन उनके बारे में पूरी बात नहीं जानते, विस्तृत बात। ये उस चीज़ को आप सामने ला रहे हैं जी। और क्रम से आप साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को या संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को, मेरे ख्याल से खेल की प्रतिभा से जुड़े हुए लोगों को भी आप लोग सामने लाएंगे ऐसा मुझे लगता है। हमारा ये आप लोगों की जो श्रृंखला है, जो क्रम है, ये बहुत अच्छी शुरुआत आपने की है जी। ऐसा मैं समझता हूँ बहुत कम देखने को मिलता है जी जी जी। मैंने कुछ साथियों से अपनी चर्चा की, बात की, मेरे मित्र जैसे बाहर रहते हैं उनसे, इस तरह से हमारे यहाँ खैरागढ़ में हो रहा है, तो बोलते हैं ये तो आपके यहाँ बहुत बढ़िया काम है, हमें तो कोई नहीं पूछता बोलते। तो इस तरह से आप लोग इन प्रतिभाओं को सामने ला रहे हैं, सब आप सबका काम बहुत प्रशंसनीय है। बहुत मेहनत करके आप लोग अपना पूरा समय देकर, आपकी जो पूरी टीम है, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत आपने की है और इसके लिए मुझे बुलाने के लिए आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ अपनी तरफ से। बहुत और फिर मैं वो जो आपने कहा कुछ रचनाएं पढ़ना चाहूँगा। जी 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 जी, स्वागत है सर, स्वागत। पहले तो मैं कुछ पंक्तियाँ, कुछ छंद जी अपने इसी कृति से पढ़ना चाहूँगा। हाँ। चल ढक्कन खोल से। चल ढक्कन। जहाँ भी इस रचना की छंद कुछ पंक्तियाँ मैंने सुनाई, लोगों ने बड़ी पसंद की है जी, लोगों को बड़ा मज़ा आया है जी। प्रत्यक्ष रूप से इसमें शराब या शराबियों या उनकी हरकतों की प्रशंसा की गई है, परंतु परोक्ष रूप से वो निंदा की गई है। निंदा की गई जी जी जी। इसकी कुछ पंक्तियाँ मैं आपको सुना रहा हूँ, कुछ छंद आपको सुना रहा हूँ जी जी।
मैं शराब पीने की सिफारिश नहीं कर रहा हूँ जी सर, केवल व्यंग्य के रूप में ये आपके सामने सुना रहा हूँ। स्वागत सर। टेम्पो है टरक लगते पी के तो देख, टेम्पो है टरक लगते पी के तो देख, चाल में फर्क लगते पी के तो देख, टेम्पो है टरक लगते पी के तो देख। सर थोड़ा सा माइक थोड़ा, टेम्पो है टरक लगते पी के तो देख, चाल में फर्क लगते पी के तो देख, रेंगबे तो पाँव भूयम माढ़े नहीं, धरती है सरक लगते पी के तो देख। तो देख, क्या बात है सर। एक और 4 पंक्तियां सुना रहा हूं। कोठम छेरी कानी नहीं है नो टेंशन, कोठा में छेरी कानी नहीं है नो टेंशन, घर में दाना पानी नहीं है नो टेंशन। कोठम छेरी कानी नहीं है नो टेंशन, घर में दाना पानी नहीं है नो टेंशन। और टेंशन बस एक है कि दारू कैसे मिली, तहाँ खपरा नहीं है छानी नहीं है नो टेंशन। नो टेंशन। क्या बात। एक और सुना देता हूँ जी। लोग अक्सर सवाल उठाते हैं कि आखिर कोई व्यक्ति शराब क्यों पीता है, तो उसका जवाब मैं ये 4 पंक्तियों में दे रहा हूँ। लोग शराब पीते क्यों हैं? जिंदगी के मजा ला जिया जान ही, जिंदगी के मजा ला जिया जान ही, चिकन है खरदर है छिया जान ही, छूने वाला, छूने वाला। जिंदगी के मजा ला जिया जान ही, और चिकन है खरदर है छिया जान ही। अरे तय तो कभू सूंघे तक नहीं है तो का जानबे, दारू में का मजा है तेल पिया जान ही, ये जानी। दारू में का मजा है तेल पिया जान ही। एक और छाट करते हैं। 4 पंक्तियां और सुना रहा हूं जी। इसी चल ढक्कन खोल से। दारूहा दरुहा के जात नहीं पूछे, दारूहा दरुहा के जात नहीं पूछे, ईमान और धर्म के बात नहीं पूछे। दारूहा दरुहा के जात नहीं पूछे, धर्म और ईमान के बात नहीं पूछे। अब पीने वाला कोई भी हो मस्त कर देते, पीने वाला कोई भी हो मस्त कर देते, उदंत है कि झर गए है दांत नहीं पूछे। क्या बात है सर। अब इसके बाद मैं एक लंबी रचना एक सुनाता हूँ। स्वागत है सर। देखिए, हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 76 साल हो गए। अभी 2 साल पहले हमने आज़ादी का वो वर्ष मनाया था, 75वां वर्ष गांठ मनाया था। तो इन 75 सालों में 76 सालों में हमारे देश ने हर एक क्षेत्र में बड़ी तरक्की की है, बहुत उन्नति के विकास के ढेर सारे काम हुए हैं। बावजूद इसके हमारे आसपास के जीवन में, हमारे साथ एक आम नागरिक के जीवन में सामने ढेर सारी विसंगतियां हमें दिखाई देती हैं व्यवस्था में जी। वो मैं इस कविता के माध्यम से रख रहा हूँ। छत्तीसगढ़ी में। अच्छा सर, हमारी राजभाषा। जी। सेठ के पेट बाढ़ गए, दाऊ के खेत बाढ़ गए, साहेब के पद बाढ़ गए और नेता के कद बाढ़ गए। सेठ के पेट बाढ़ गए, दाऊ के खेत बाढ़ गए, साहेब के पद बाढ़ गए और नेता के कद बाढ़ गए। अब फिर गरीब मंगलू के जस के तस हाल, अब बीत गए आज़ादी के 76 साल, बीत गए आज़ादी के 76 साल। पहले देखते हैं सरकारी दफ्तर का क्या हाल है। ये 4 पंक्तियों में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऑफिस मन में जंगल राज है। जंगल राज एक मुहावरा है जी। अव्यवस्था और जहाँ पर मनमाना काम होता है उसको जंगल राज बोलते हैं। तो ऑफिस मन में जंगल राज है, कखरो नहीं है काबू,
अब बघवा कस साहेब बैठे हुर्रा कस बाबू। ऑफिस मन में जंगल राज है, कखरो नहीं है काबू। बघवा कस साहेब बैठे हुर्रा कस बाबू। तो काम तोला कराना है तो पैसा निकाल। अब बीत गया आज़ादी के 75 साल। अब फिर गरीब मंगलू के जस के 10 साल, फिर गरीब मंगलू के जस के 10 साल। दूसरे क्रम में हम सरकारी अस्पताल की स्थिति देखते हैं। दवा है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवा नहीं है। दवा है तो डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर है तो दवा नहीं है। एम्बुलेंस पंचर खड़े टायर में हवा नहीं। दवा है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवा नहीं है और एम्बुलेंस पंचर खड़े हैं टायर में हवा नहीं है। तो खटिया धरे है सरकारी अस्पताल। खटिया धरे माने अस्पताल खुद बीमार है, स्वयं बीमार। खटिया धरे है सरकारी अस्पताल। अब बीत गए आज़ादी के 75 साल। अब फिर गरीब मंगलू के जस के 10 साल। क्या बात, फिर गरीब मंगलू के जस के 10 साल। क्या बात। तीसरे क्रम में सरकारी स्कूल का हाल देखें जी। लड़का मोबाइल धरे रात भर जागा थे। ये एक बड़ी समस्या है। हाँ, लड़का मोबाइल धरे रात भर जागा थे। लड़का मोबाइल धरे रात भर जागा थे। मास्टर मन पारी बांध के स्कूल भागा थे। लड़का मोबाइल धरे रात भर जागा थे। मास्टर मन पारी बांध के स्कूल भागा थे। अब मैडम कौन जानी काला दिन भर करत रथे काल। अब बीत गए आज़ादी के 76 साल। अब फिर गरीब मंगलू के जस के 10 साल। फिर गरीब मंगलू के जस के 10 साल। चौथे क्रम में चलते हैं पंचायत की तरफ जी। पंचायत का क्या हाल है ये देखते हैं इन 4 पंक्तियों में। पंचायत की योजना के हाल चाल ऐसे है। पंचायत की योजना के हाल चाल ऐसे है। पैसा सब खर्चा हो गया गाँव जैसे तैसे। पंचायत की योजना के हाल चाल ऐसे है कि पैसा सब खर्चा हो गया गाँव जैसे तैसे है। फिर सचिव हरियागे और सरपंच हो गए लाल लाल। अब बीत गया आज़ादी के 75 साल। अब फिर गरीब मंगलू के जस के 10 साल। फिर गरीब मंगलू के जस के 10 साल। अगले क्रम में जो सरकारी राशन की दुकानें हैं जी। सरकारी राशन का क्या उचित मूल्य की जो हाँ, दुकान है, उचित मूल्य की दुकान है। सरकारी राशन का क्या उपयोग हो रहा है जी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। स्वागत। रुपया किलो चाउर झोंकते हर महीना समारू। रुपया किलो चाउर झोंकते हर महीना समारू और 24 रुपया किलो में बेच के पीते मस्त दारू। रुपया किलो चाउर झोंकते हर महीना समारू और 24 रुपया किलो में बेच के पीते मस्त दारू। तो राशन के चाउर बेच बेच के कई जन हो गए माला माल। अब बीत गया आज़ादी के 76 साल। फिर गरीब मंगलू के जस के 10 साल। फिर गरीब मंगलू के जस। यही हो रहा है। राशन के चावल का यही उपयोग हो रहा है। मैं देखता हूँ हमारे देश के जो गरीब लोग हैं वो 4 व्हीलर में 1 रुपया किलो चावल लेने जाते हैं राशन दुकान में। ये यहाँ के गरीबों का हाल है। हिंदुस्तान के गरीब आप देखें कि कार में 1 रुपया किलो का चावल लेने जाते हैं राशन दुकान में। हाँ सर जी। 4 व्हीलर जी। और ये बिल्कुल सहज है आजकल देखने को। अगली 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। गाम जत का कुआं तेरिया रहिस तेन पटागे। अब आपको नहीं मिलेगा, तालाब और कुएं अब नहीं रहे गाँव में, खत्म होते जा रहे हैं। गाम जत का कुआं तेरिया रहिस तेन पटागे। अब मनरेगा में बंधिया बनिस कुंवारे मटागे। मनरेगा का काम देखिए आप किस स्तर का काम हो रहा है मनरेगा में। तो वो देखिए। तो गांव में जत का कुआं तरिया रहिस तेन पटागे। अब मनरेगा में बंधिया बनिस कुंवारे में अटागे। तो पैसा में पानी बिसा के खेत ला अपन पाल। अब बीत गया आज़ादी के 76 साल। अब फिर गरीब मंगलू के जस के 10 साल। फिर गरीब मंगलू के जस के 10 साल। और अंतिम 4 पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा जी, महंगाई को लेकर। चीज बस के भाव में दिनों दिन लगत हवे आगी। चीज बस के भाव में
दिनों दिन लगत हवे आगी, लगत हवे आगी। और महंगाई के मारे कन्हिया टूट गए बोचका थे पागी। महंगाई के मारे कन्हिया टूट गए बोचका थे पागी। तो चटनी ल चाट पीस के मिर्चा पताल, अब बीत गए आज़ादी के 76 साल। फिर गरीब मंगलू के जस के तसाल, अब फिर गरीब मंगलू के जस के तसाल। धन्यवाद। बहुत 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 खूबसूरत 75 आज़ादी के 75वें वर्ष पर रचित आपकी यह रचना बहुत बहुत खूबसूरत है सर। मैंने ये रचना पहली बार सुनी है। मैंने ये चल ढक्कन खोल को का अध्ययन थोड़ा सा किया हुआ था। ये 75वें साल पर रचित आपकी जो रचना है, इसको सुनने का मुझे भी आज पहली बार अवसर लगा। बहुत बहुत शानदार सर रचना थी, बहुत बेहतरीन रचना थी। आशीर्वचन आपने पहले हमारी पूरी समूह को, हमारी टीम को आपने दे दिया है सर। मैं फिर से आप सबको, आपकी पूरी टीम को, सारे युवा साथियों को, जिस प्लेटफॉर्म से जो आप लोग जुड़े हुए हैं जी, आप सबको बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग इसी तरह से अपने नगर की जो प्रतिभा है उसको सामने लाने का प्रयास करते रहें और सफल होते रहें। आप सबके प्रति पुनः पुनः आभार, धन्यवाद। एक प्रश्न मुझसे छूट गया था सर, वो मैं पूछता हुआ। जी 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 जी। आप कार्यक्रम के अंत की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। हाँ हाँ सर, अपने पूरे जीवन वृतांत में कहीं किसी एक रोचक घटनाक्रम का वर्णन आप यहाँ विस्तार से करना चाहें तो आप स्वागत है सर। कोई ऐसा प्रासंगिक कोई घटनाक्रम आपके जीवन से जुड़ा हुआ हो जिसकी चर्चा आप करना चाहें? एक इस तरह की घटना तो भी याद हाँ, नहीं। कुछ ऐसा आपके जीवन से जुड़ा हो, कोई ऐसी पहलू हो जिसके बारे में लोगों को सामान्य रूप से जानकारी ना हो, जिसके बारे में हम बच्चों को भी जानकारी ना हो, समाज से संबंधित, राजनीति, खैरागढ़ के राजनीतिक परिदृश्य से संबंधित या साहित्य से संबंधित ऐसा कोई घटनाक्रम की आप चर्चा यदि करना चाहें तो आप सर इस मंच के माध्यम से कर सकते हैं। एक इस तरह की कोई घटनाएं बहुत है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर सुनाने लायक नहीं। चलिए, बहुत सारी घटनाएं सर के इस साथ जुड़ी प्लेटफॉर्म पर इस तरह की घटनाएं इतनी हुई है और इतनी मज़ेदार घटनाएं हुई हैं मेरे जीवन में जी जी, लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म पर उसको नहीं सुनाना चाहूँगा। बहुत कड़वा अनुभव रहा है, बहुत तीखा अनुभव रहा है, ढेर सारे अनुभव रहे काम करते हुए, और जो कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो इस वक्त याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म पर वो नहीं सुना पा रहा। अच्छी बात है। और जो याद आ रही है वो सुनाने लायक नहीं। चलिए सर, हम चाहते थे कि आपके जीवन की उन अनछुए पहलुओं तक हम लोग पहुंच सकें जो सहज रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। जैसे गूगल में मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, गूगल में बहुत सारी जानकारियां आपके बारे में उपलब्ध हैं सर। बहुत सारे साहित्य में जब हम नेट पर सर्फिंग करते हैं, सर्च करते हैं, तो वो हमें मिलती हैं सहज रूप से। हम चाहते थे कि इस मंच के माध्यम से उन अनछुए पहलुओं तक पहुंच सके। खैर, आपकी जैसी इच्छा सर, आप जो चीज़ें आपने अभी तक इस मंच के माध्यम से शेयर की हैं, साझा की हैं, मैं समझता हूँ आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत उपयोगी है और बहुत प्रेरणादायी आज का। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। हाँ हाँ। जब मैं कविताएं लिखता हूँ हाँ, तो एकदम से ऐसे कोई औपचारिक रूप से टेबल कुर्सी पर बैठकर फिर कविताएं लिख रहा हूँ, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। ये पूरी किताब मैंने चलते फिरते, नहाते खाते लिखी है। पंक्तियाँ ध्यान में आई और आगे बढ़ी और बैठकर उसको उतार लिया। लगभग मेरी जितनी कविताएं हैं जी, उसकी शुरुआत इसी तरह से हुई। जीवनचर्या में, दैनिक चर्या में लगे हुए। जैसे एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। ये जब लिखी तो मैं एक दिन वहाँ गया था, दारू भट्टी जी। वहाँ जाके देखा, यहाँ खैरागढ़ में धर्मपुरा में, तो उस समय गर्मी के दिन थे। इसको लिखने के पहले मैं वहाँ गया था देखने के लिए, पास से, बहुत पास से। तो देखा कि लोग उखड़ू बैठे हुए हैं, उखड़ू एकदम जी, उखड़ू बैठे हुए हैं, 4-5 लोग बैठे हुए हैं। डिस्पोजल गिलास रखा हुआ है, कुछ उसमें कुछ चखना रखा हुआ है, और लोग बैठकर बड़े मज़े से पी रहे हैं और बड़े ज्ञान की बात कर रहे हैं। उनके पास में आप जाएंगे तो आपको बड़ी मज़ेदार बातें सुनने को मिलेंगी। हाँ, शरारती लोग जब नशे में होते हैं तो किस तरह से बात करते हैं जी।
वो बड़ी मज़ेदार बात करते हैं। मैं बहुत पास से जाकर सुन रहा था। बड़े धार्मिक लगते हैं, बड़े ज्ञानी लगते हैं, बड़े ज्ञान की बात करते हैं। तो ये प्रसंग मुझे, ये लिखने के पहले मैं गया था, मुझे लगा कि देखना चाहिए आखिर ये लोग अवलोकन के क्रम में। हाँ हाँ, बिल्कुल पास में जाकर। जी जी। एक आदमी ने कहा, काबर खड़े से थे, एक ग्रुप बैठ के चार पांच हाँ, आपका उस स्थान में जाना बड़ा, 4-5 लोग पी रहे थे। जी जी जी। अब मैं पास में गया, मैंने सोचा कि ये लोग आखिर बात क्या कर रहे हैं, सुनना जाके खड़े हो गया पास में। कैसे आया इसका इस तरह से। जी। तो इस तरह से तो शराबियों को मैंने बहुत करीब से देखा है, उनकी हरकतों को बहुत करीब से देखा है, और मुझे लगा कि वस्तुतः ये लोग सोचते क्या होंगे, इनके मन में चलता क्या होगा दिन भर। जी। दिन भर क्या सोचते होंगे ये शराबी जो है, दिन भर इस नशे में डूबे रहते हैं। वस्तुतः ये लोग आखिर मन में इनके क्या चलता रहता होगा दिन भर, क्या सोचते होंगे। ये जब बातें ध्यान में आई, तो ये किताब फिर उसी रूप में सामने आई। एक और उदाहरण देना चाहूँगा। हाँ हाँ जी, स्वागत। आमतौर पे इसी महीने में, दिसंबर जनवरी के महीने में जी, कभी कभी अचानक देखेंगे आपकी घने बादल आ जाते हैं और बारिश होने लगती है, असमय वर्षा आ जाती है, बरसात होने लगती है। तो अखबारों में एक समाचार, एक वाक्य समाचार, एक खबर छपती है कि मौसम का बिगड़ा मिजाज। इस तरह से एक टाइटल वो खबर की छापते हैं, आप देखेंगे, मौसम से संबंधित, मौसम का बिगड़ा मिजाज जी। और आगे और भी जोड़ते हैं, जैसे दलहनी फसलों को नुकसान इत्यादि। लेकिन वो शुरू में यही लिखेंगे, हर एक अखबार यही लिखता है, मौसम का बिगड़ा मिजाज। तो ये जब पंक्ति एक बार मैंने अखबार में पढ़ी तो मुझे लगा कि इस पर तो बड़ी अच्छी कविता लिखी जा सकती है जी, बहुत अच्छी कविता। तो इस तरह से प्रेरणा मिलती रहती है। और फिर मैंने लिखी, अब वो लंबा हो जाएगा, एक लंबी कविता लिखी उस पर कि मौसम के बिगड़े हैं मिजाज, दो पैग मार ले। जैसे ही मौसम का मिजाज बिगड़ता है, शराबी लोगों को एक बहाना मिल जाता है। हाँ। और वो, हाँ बिल्कुल, जैसे ही ठंड बढ़ेगी, बारिश आएगी या घने बादल आएंगे, तो उस तरह का माहौल बनता है उनके लिए, और एक माहौल, और वो सारे ज़्यादा भीड़ रहती है उस दिन, आप देखेंगे। जी जी, जी। शराब की दुकान में उस दिन ज़्यादा भीड़ आपको मिलेगी जी। तो मैंने ये पंक्ति लिखी, एक कविता लिखी, लंबी कविता, कि मौसम के बिगड़े हैं मिजाज, दो पैग मार ले, जुड़े जुड़ लगत है आज, दो पैग मार ले। इस तरह से एक लंबी कविता है, वो फिर कभी किसी मौके पे आपको सुना। जी जी, ज़रूर सर, ज़रूर। ये थे श्री विनय शरण सिंह जी। खैरागढ़ इनका जन्म स्थान है, मूल रूप से खैरागढ़ के निवासी हैं। इसी माटी के लाल के रूप में और बतौर वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में इनकी बहुत प्रतिष्ठा है, पूरे अंचल में इनको जाना जाता है। चल ढक्कन खोल की चर्चा हो रही थी, विशेष रूप से शराब की चर्चा हम लोग नहीं कर रहे थे। इनकी एक रचना है चल ढक्कन खोल, जिसकी चर्चा विस्तार से सर ने की, और बहुत अच्छे तरीके से जब उस रचना को जब सर ने किया, तो वो जो घटनाक्रम हुआ, जो वाक्य हुआ, एक रचनाकार बहुत पढ़ता है, चीज़ों को देखता है, स्टडी करता है, अध्ययन करता है, तब जाकर कुछ लाइनें लिख पाता है। तो उसी के क्रम की चर्चा हो रही थी। सर, आपको भी यह बात मैं बताता चलूँ, बात जब चल चुकी है तो यह बात करना चाहिए। यह इस विषय नहीं था हमारा। हमारी यह संस्था अभी सर, कलाकारों की दुनिया, बहुत जल्दी नशा उन्मूलन के क्षेत्र में हम कार्य करने वाले हैं, और हमारी संस्था वर्तमान में, शुभकामनाएं आप सबको। बहुत धन्यवाद सर। वर्तमान में भी हम बहुत नशा का विरोध करते हैं। नशा का जो भी स्वरूप है, हम उन सारी चीज़ों का बहुत हमारी संस्था विरोध करती है। चलिए, आज शुक्रवार का दिन था, खैरागढ़ के रत्न का दिन होता है। आज आपकी भेंट हमने श्री विनय शरण सिंह जी से करवाई। बहुत जल्दी अगले शुक्रवार को फिर आपके इसी माटी के किसी माटी पुत्र से आपकी भेंट करवाएंगे। आपके अगल बगल, अड़ोसी पड़ोसी, आपके परिचित, जिनसे आपकी रोज़ भेंट होती रहती है, जिनसे सहज आप मिलते रहते हैं, उनके उन व्यक्तित्वों को जानने का हम प्रयास करेंगे, जहाँ तक आपकी पहुँच नहीं हुई है, हमारी पहुँच नहीं हुई है। आप बतौर दर्शक हमारे साथ जुड़े रहे,
इस पूरे कार्यक्रम का आनंद आपने लिया, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी और हमारे बतौर साथी आपने हमारा साथ दिया। इसके लिए पूरी टीम कलाकारों की दुनिया खैरागढ़ आपका आभार व्यक्त करती है। सर, आप आज अपना बहुत बहुमूल्य समय निकाल कर आप स्टूडियो में पधारे और साक्षात्कार का हमें अवसर प्रदान किया। हमारी पूरी टीम आपका आभार व्यक्त करती है। दर्शकों से कहना चाहता हूँ, जाते जाते आप, जो चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और प्रसन्नचित्त रहें। प्रसन्न रहना बहुत आवश्यक चीज़ है। आप सदैव प्रसन्न रहें, खुश रहने की कोशिश करें। शुभ रात्रि, शब बखैर। धन्यवाद।